नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष की। रक्षा मंत्री ने कहा, युवाओं के लिए सुरक्षा बल के साथ ही देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है अग्निपथ योजना। युवाओं से सेना भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू करने का किया आह्वान। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने अग्निपथ योजना को सराहा। कहा, अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं की चिंता के प्रति संवेदनशील है केंद्र सरकार। युवाओं से अग्निपथ योजना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम से दूर रहने का किया आह्वान। केंद्रीय आयुष मंत्री ने आगामी 21 जून को पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत जारी किया कॉमन योग प्रोटोकॉल। कहा, 170 देशों में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अरुणाचल प्रदेश में नामसाई सहित देश के 75 आइकॉनिक जगह पर होंगे विशेष आयोजन। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि आयु में छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले 2 वर्ष में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने कहा कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार ने कहा कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक से ऋण मिलेगा। ऐसे अग्निवीर जो आगे पढ़ाई जारी रखेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों में युवाओं के लिए बहुत अधिक अवसर बढ़ जाएंगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुरक्षा बल के साथ ही देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है। अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के केंद्र सरकार के फैसले की प्रशंसा करते हुए उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर दें। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अग्निपथ योजना के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन कर रहे युवाओं से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने प्रदर्शनकारी युवाओं से आग्रह किया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखें। निवेदन है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। आपकी बात सरकार संवेदनशीलता के साथ सुन रही है और किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करना उचित रहता है। इस तरह से रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं से अपील की है कि केंद्र सरकार ने उनके हित में अग्निपथ योजना लागू करने का फैसला किया है। हमारे समाचार संपादक प्रियभांशु रंजन को दिए खास इंटरव्यू में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सरकार युवाओं की चिंता के प्रति संवेदनशील है और इसी कारण 2 वर्ष की छूट दी गई है। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को ऐसे किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि 4 साल तक अग्निवीर के तौर पर सेवाएं देने के बाद रिटायरमेंट पर उनका भविष्य असुरक्षित हो जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के साथ यह इंटरव्यू आप हमारे चैनल दीदी अरुण प्रभा पर आज शाम 7 बजे देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल दीदी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। 17.5 से 21 साल तक युवा आ सकेंगे मिलिट्री में। और कल रात को एक नोटिफिकेशन आया, उसमें जो एज लिमिट है 2022 के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन के तौर पे 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई, ताकि जो लोग अभी तैयारी कर रहे थे डिफेंस फोर्सेस के लिए उनको इस तरह का नुकसान ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि योजना के उनकी घोषणा होने के बाद से ही कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम तरह के भ्रम अलग अलग तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 4 साल की नौकरी के बाद वो असुरक्षित, उनका भविष्य असुरक्षित हो जाएगा, वो क्या करेंगे? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रश्न के 3 पहलू हैं। पहला जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो, दूसरा ये जो आगजनी और ऐसे हानिकारक प्रदर्शन हो रहे हैं, और तीसरा युवाओं के भविष्य के बारे में। तो पहली बात तो यह है कि सबसे पहले युवाओं को यह समझना चाहिए कि यह जो स्कीम है, अग्निपथ स्कीम है, यह है क्या। तमाम लोगों ने इसको न तो स्टडी किया है, न समझा है, और सिर्फ एक मॉब के तरीके से मॉब रिएक्शन में सड़क पर आ गए हैं और तमाम ट्रेन फूंक दी है, तमाम पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी है, और यह तो ठीक बात नहीं है। दूसरा, उनको यह भी समझना चाहिए कि सरकार ने अभी यह एक रिलैक्सेशन दिया है 2 साल का, क्योंकि 2 साल तक रिक्रूटमेंट नहीं हो पाए थे तमाम कारणों से, कोरोना का भी कारण था। तो ये उनको ये भी समझना चाहिए कि सरकार उनके हित के लिए अवेयर है, सेंसिटिव है, संवेदनशील है। और दूसरी बात यह है कि जो यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि उसके बाद उनको बेकार हो जाएंगे, उनका भविष्य असुरक्षित है, तो यह समझने वाली बात है कि पहली बात तो कि 25% लोग उसमें से रिटेन किए जाएंगे। दूसरा, जब वो 4 साल तक ट्रेनिंग करेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा, और उनको उस ट्रेनिंग के दौरान जो प्रशिक्षण मिलेगा, उससे उनको जब बाहर आएंगे तो उनको कहीं नौकरी ढूंढने में या स्टार्टअप में या और किसी उद्योग में वो बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। और वो अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिव समझना चाहिए उनको, क्योंकि उस वक्त जो जॉब के लिए जो वर्कफोर्स होगी उनसे वो बेटर होंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए टाटा ग्रुप है, उनको कुछ लोगों की ज़रूरत है और वो रिक्रूटमेंट करते हैं। तो जब उनको ये लगेगा कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद ये आदमी आया हुआ है, डिसिप्लिन्ड है, फिट है, उसको वो बिना किसी झिझक के प्रेफरेंस देंगे, लेंगे। और इसके अलावा हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया है कि इनको जितना भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनमें प्रेफरेंस मिलेगा, सरकारी नौकरियों में प्रेफरेंस मिलेगा। तमाम स्टेट के अभी चीफ मिनिस्टर लोग कह रहे हैं कि हम भी प्रेफरेंस देंगे। तो इतनी जब सुरक्षा उनके लिए है, उनके भविष्य के लिए इतना चिंता है, तो मैं समझता हूँ कि ये आगजनी करना, इस तरीके से सड़क पर उतरना, उपद्रव करना, ये तो लगता है कि शायद वो लोग सूझबूझ नहीं अपना इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी के बहकावे में, भ्रम में आके ये सब कर रहे हैं। वो हानिकारक है उनके लिए भी, देश के लिए भी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आगामी 21 जून को पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आज एक कॉमन योग प्रोटोकॉल जारी किया। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने योग पर एक शॉर्ट फिल्म जारी किए। उन्होंने बताया कि योग दिवस पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में 55,000 लोग योग करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। आयुष मंत्री ने कहा कि 21 जून को 170 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अलग अलग जगहों पर 25 करोड़ लोग योग दिवस में हिस्सा लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में नामसाई सहित देश के 75 आइकॉनिक जगहों पर योग दिवस का विशेष आयोजन किया जाएगा। Prime Minister has given his consent to participate. WHO ने जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन
का स्थापना की इंडिया की गुजरात के जामनगर में, ये देश की बहुत बड़े सफलता की उपलब्धि है। मैं तो आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगा कि योगा, जितना भी लोग योगा को अपनाए, मान्यता दे अपने जीवन पद्धति में, इतना ही सुख शांति में अपने जीवन को सरल और सकारात्मक और समृद्धशाली बना सकते हैं। इसलिए मानव समाज के कल्याण के लिए, मानवता की हितों के लिए आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे दुनिया के मानव समाज को योगा को अपनाने के लिए जैसे आग्रह किया है, और इस सिलसिले में जो निरंतर उन्होंने कदम उठाए हैं, मुझे लगता है कि यही हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ा विशेषता है। और हमारी हिंदुस्तानियों का दुनिया को अपनाने का, जोड़ने का, जुग का मतलब है जोड़ने का, इनर इंजीनियरिंग जो है जोड़ने का, तन मन आत्माओं को जोड़ने का जो शक्ति है, इसी नीति के आधारित दुनिया के मानव समाज को जोड़ने का जो उन्होंने मार्गदर्शन दी है, मुझे लगता है ये हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा सफलता की ये नमूना है। और ये इंसानियत की भावना शक्तियों को जगाने का मुझे लगता है सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुराधा चाकती पापुमपारे जिले के दौरे पर है। संयुक्त सचिव श्रीमती चाकती ने आज किमिन डिवीजन का दौरा किया और प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। केंद्र सरकार की वरिष्ठ अधिकारी ने जिले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर अमल के बारे में भी जानकारी ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष तरुण विजय ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की और राज्य में स्मारकों के संरक्षण और केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के बेहतर रखरखाव पर चर्चा की। राज्यपाल ने लोअर दिबांग वैली जिले में स्थित आर्कियोलॉजिकल साइट बिश्मकनगर के बेहतर रखरखाव की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इस काम में नेशनल मॉन्यूमेंट के कर्मियों को हर संभव मदद मुहैया कराना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि बिश्मकनगर का सांस्कृतिक संबंध न केवल अरुणाचल प्रदेश बल्कि कई राज्यों से है। इनमें गुजरात भी शामिल है, जहां के लोग बिश्मकनगर को भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी का जन्मस्थान मानते हैं। असम में बाढ़ से अभी भी राहत नहीं मिल रही है। बाढ़ का पानी नए इलाकों में घुस गया है। बाढ़ के पानी और जमीन धंसने से कई जगहों पर पुल, सड़क और कलवर्ट को नुकसान पहुंचा है। पिछले 36 घंटे में बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से राज्य के 25 जिलों में 11 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 68,000 बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। सेना, अर्धसैनिक बल, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल की टीम में स्थानीय प्रशासन के साथ राहत कार्य चला रही है। गुवाहाटी सहित राज्य के कई जिलों में सक्शन संस्थाएं बंद कर दी गई है। ईटानगर के एच सेक्टर इलाके में आग लगने से एक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कथित तौर पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से एच सेक्टर निवासी राजा तावे फासांग के मकान को नुकसान पहुंचा है। फासांग के परिवार के सदस्यों ने ईटानगर प्रशासन से राहत की गुहार लगाई है। ये घर लाइट का करंट का वजह से जला है। मेरा सब ठीक था, आप लोग भी देख सकते हैं। अभी भी ऊपर से जल के आग नीचे गिरा है ना, पूरा सीलिंग जो मेरा घर का और ये घर का एक साथ है करंट जो लाइट जो ना, तो लोड नहीं लेने का वजह से 2-3 बार उधर जल चुका है ऊपर में जहाँ ज्वाइन करते हैं वहाँ पे। तो हम उस दिन भी इतना रिक्वेस्ट किया ना, आप लोग लाइन अलग कीजिए, ये अलग कीजिए। मतलब हम ब्लेम नहीं कर रहा कि वो लोग की वजह से जला, लाइट का करंट का वजह से जला है। मेरा ये जो लोड नहीं लेने का वजह से घर जो ना, अपना रिलेटिव्स लोग आए हैं, सब यहाँ का दोस्त लोग आए हैं ना, और कॉलोनी का सब आया है, मेंबर लोग और काउंसलर्स। योग सूत्र में आज हम जानेंगे आचार्य प्रतिष्ठा द्वारा क्रोध पर नियंत्रण के लिए उपयोगी योगाभ्यास के बारे में। हम पैरों को सामने फैला देते हैं और फिर बाएं पैर को ऐसे फोल्ड करते हैं कि ये आपकी दाएं हिप को छू जाए, और दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करना कि ये आपके बाएं हिप को छू जाए। और अब आप देख रहे हैं आपके पैरों की स्थिति गाय के मुंह जैसी बन गई है।
इसीलिए इसको कहा जाता है गोमुख आसन। पहले ज़माने में जब टेबल चेयर नहीं हुआ करते थे तो इस ही आसन में बैठ करके पढ़ाई की जाती थी। और देखिए आपका कमर बिल्कुल सीधी रहती है जब आप ऐसे बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करके घुटनों पर टिका देंगे, आंखें बंद। गहरा श्वास लेना, श्वास छोड़ देना। अगेन इनहेल, एक्सहेल। कम से कम 10 श्वास हम इस स्थिति में बैठ करके लेंगे और फिर पैरों की स्थिति बदल देंगे। अब इस बार दाएं पैर को पहले फोल्ड करेंगे कि बाएं हिप को छू जाए। बाएं पैर को फोल्ड करके ऐसे रख देंगे कि वो दाएं हिप को छू जाए और फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने घुटने के आसपास टिका देना। आंखें बंद, गहरा श्वास 10 बार। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे समाज सुधारक उत्कलमणि गोपाल बंधु के बारे में। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं उड़िया समाज सुधारक उत्कलमणि गोपाबंधु दास को, जिनका 17 जून 1928 को निधन हुआ था। उनका अस्पृश्यता के खिलाफ धर्म युद्ध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, साक्षरता, विशेष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अभियान और सबसे बढ़कर गरीबों तथा निराश्रितों के लिए उनकी करुणा ने उन्हें अमर कर दिया। गोपाबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा में पुरी के निकट सुआंडो गांव में हुआ था। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से प्रेरित होकर 1909 में सखी गोपाल में सत्यवाड़ी हाई स्कूल की स्थापना की। इसका संचालन गैर सांप्रदायिक आधार पर उदार शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुकुल परंपरा के अनुरूप किया गया। गोपाबंधु 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने और 1928 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1921 में प्रांत में गांधी जी का स्वागत किया। गोपाबंधु को 1922 में 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई और गिरफ्तार कर लिया गया। वे अप्रैल 1928 में लोक सेवक मंडल के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बने। लाहौर में एक सोसाइटी की बैठक में भाग लेने के दौरान वे बीमार हो गए और 17 जून 1928 को उनका निधन हो गया। इस महान विभूति को हमारा नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने की पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।